तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिलहाल अब तुम मिल गए हो। अब तुम्हें देखकर मोंटी और बाकी सब लोग बहुत खुश होंगे। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया था। मोंटी एक गद्दार का बेटा था। अभिनव ना तो उस गद्दार के बेटे से मिलना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था। लेकिन पापा ने तो मुझे कभी इस माफिया ग्रुप के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो चाहते तो मुझे बता भी सकते थे। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद इसीलिए संजय ने तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखा। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब तुम मिल गए हो तो मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। चीयर्स। अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम टाइगर की पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। इधर अनन्या चिंता भरी निगाहों से उस कमरे के दरवाजे को देख रही थी जिसमें अभिनव और अकरम थे। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि उन दोनों के बीच अंदर क्या बात हो रही थी और अभिनव को आने में इतनी देर क्यों लग रही थी। लगता है आज अभिनव अपनी दवा चखेगा। वैसे कितने दुख की बात है ना, शादी के बाद बेचारा ऐश करने से पहले ही मर जाएगा। ये सुन अनन्या को झटका लगा। वो जानती थी कि अकरम के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। अकरम सर जैसे गटर के चूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, साफ कर देते हैं। देखना ये भी नहीं बचेगा। इसे कहते हैं शादी करके मर गया, वो बात सच हो जाएगी। ये अनन्या को ये सुनकर बुरा लगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मौत पर खुश कैसे हो सकता था? प्लीज एटलीस्ट उसके बारे में इस तरह से बात तो मत करो। तो कैसी बातें करें? जिसके जैसे लक्षण होते हैं ना, उसके बारे में वैसी ही बातें होंगी। देवेन सही कह रही है वो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें उसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मेरे दादाजी ने कहा था कि मरे हुए लोगों के बारे में ना गलत बात नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, अकरम अभिनव को लेकर बाहर आ रहा था। अभिनव के बदन पर एक छोटी सी खरोंच भी नजर नहीं आ रही थी। जब देवेन और सनी ने ये देखा तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। इसे देख के तो लग ही नहीं रहा है कि अकरम सर ने इसे हाथ भी लगाया है। वैसे जितनी देर तक ये दोनों कमरे के अंदर थे, अब तक तो इसकी नाक टूटी हुई होनी चाहिए थी, पर ये तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। ये अभिनव, मेरे सबसे पुराने ड्राइवर का बेटा, मेरे लिए बहुत अजीज है ये। अकरम ने जैसे ही अभिनव का सबसे परिचय करवाया तो देवेन और सनी खुश हो गए, लेकिन अनन्या को यह सुनकर झटका लगा। एंजॉय द पार्टी प्लीज। इतने में अकरम ने कहा और अभिनव को अकेला छोड़ बाकी लोगों से मिलने के लिए निकल गया। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। अभिनव को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सनी और देवेन उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस रह रहकर अपने पिता की शक्ल आ रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जिस रात को राणा ने संजय को गोली मारी थी। अभिनव को ये भी याद आया कि उसे खुद भी गोली लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच गया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर भी आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? ओ प्लीज, मुझे चिंता नहीं हो रही थी, बस तुम्हें तो अपनी चिंता होनी चाहिए ना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो थोड़ा बच कर रहो। अकरम सर ने तेरे से अंदर क्या बात की बता। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेन जैसा कहता तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। देवेन ने उसे गाली दी
लेकिन अभिनव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही कई जरूरी चीजें घूम रही थी। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। मेरा घर यहाँ से पास में है, वहीं ले लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ? तुम्हारी हालत ऐसी है तो पता नहीं तुम्हारी घर की हालत कैसी होगी। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? सुनो, अपनी ये 2 कौड़ी का लॉजिक ना अपनी जेब में रखो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे आई? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? और अगर इन फ्यूचर मजबूरी भी रहे ना, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, तुम मेरे घर रहने आओगे, एक नौकर की तरह, समझे? अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा, तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। अलार्म की आवाज सुन वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन ही मन सबसे पहले अकरम को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखने लगा। अकरम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उससे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अकरम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। 1 घंटे बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा, तो उसे पीछे से आवाज आई। डिलीवरी बॉय। यह आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, अभिनव को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। क्या हुआ, कुछ काम है? मुझे देर हो रही है। अबे तुझे किसी मीटिंग में जाना है? बॉस तुझे बुला रहा है। और भाई कल तू कहाँ चला गया था बिना बताए? अपने बाप की बारात में गया था क्या? ये सुन अभिनव की नसें गुस्से में फटने को आई थी। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा क्या है गुड इस मॉर्निंग में? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं।